आज की कहानी है आखिर कैसे मंजू बनी मंजूबाई। लेखक धीरज कुमार। मंजू आईने में अपने गठीले बदन को निहार रही थी और सोच रही थी कि बिना कलह के 2 रोटी भी खाओ तो सेहत अच्छी हो ही जाती है। वह अपने चेहरे के सामने आए बालों को हाथों से सुलझाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में तैरते हुए सपनों को देखने की कोशिश कर रही थी। अभी भी उसके चेहरे पर चमक बाकी थी। फिर वह याद करने लगी थी कैसे वह मंजू से मंजूबाई बन गई थी। जब शादी करके इस घर में आई थी तब उसकी सास कितनी खुश हुई थी। वे उसकी सुंदर काया देखकर घर घर कहती फिरती थी, मेरी बहू बहुत ही खूबसूरत है, वह लाखों में एक है। और फिर एक दिन सासू माँ ने उसे समझाया था, अब बहू तुम्हें ही मेरे लल्ला को सुधारना है, थोड़ा बहुत उसे पीने की आदत है। सुनिए जी, अब शराब पीना बंद कर दीजिए, मुझे यह सब पसंद नहीं है। मैंने पति की बाहों में सिमट कर मनाने की कोशिश की थी। कुछ दिनों तक उसका पीना कुछ कम हुआ, लेकिन जल्द ही वह पुरानी आदत के कारण पीने लगा था। फिर तो वह मेरी सुनता ही नहीं था। जब मना करती वह भड़क जाता। उस दिन पहली बार अपने पति से पीटी गई थी। मैं खूब रोई थी। मैं अपने समय को कोस रही थी। गरीब माँ बाप की बेटी अपने समय को ही दोष देकर रह जाती है। शराब की लत ने उसे बीमार कर दिया था। मैं रोज उससे लड़ती या लड़ाई झगड़ा मेरी पिटाई पर ख़त्म होता। आसपास वाले लोग तमाशा देखते। उन लोगों के लिए यह सब मनोरंजन का साधन था, जबकि मैं रोज मर और जी रही थी। मैं उसे सुधार ना सकी। देखते देखते मैं 2 बेटियों की माँ बन गई थी। अब तो सुंदर त्वचा हड्डियों से चिपक कर बदसूरत और काली बन चुकी थी। सासू माँ घर के सारा सामान व जेवरात बेचकर बीमार बेटे को बचाने में लग गई थी, लेकिन गुर्दे की बीमारी ने उसकी जान ले ली। सासू माँ अपने लल्ला के वियोग में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ जलने की बू आने लगी। तभी उसे याद आया गैस पर दाल उबर रही थी। वह किचन की तरफ दौड़ पड़ी। जल्दी जल्दी कलछी से दाल को चलाकर चूल्हे से नीचे रख दी। पूरी तरह से नहीं जली थी। काम से निपटकर कमरे में खाट पर लेट गई और सोचने लगी। 2 बेटियों की अकेली माँ बच्चों को पालने के लिए घर घर झाड़ू पोछा करने लगी थी। बाद में प्राइवेट स्कूल में साफ सफाई और झाड़ू लगाने का काम मिल गया। बेटियां उसी स्कूल में पढ़ने लगी थी। इन दिनों स्कूल में गर्मी की छुट्टी चल रही थी। रिंकी और पिंकी नाश्ता करने के बाद इत्मीनान से सो रही थी। मैं दोपहर का भोजन तैयार कर रही थी क्योंकि राघव आने वाला था। वह उसी स्कूल में बस का ड्राइवर है। ज़रूरत पड़ने पर वही मेरी मदद कर देता था। मेरी बेटी बीमार हो जाती थी तो वह कई बार अस्पताल ले गया था। इतना ही नहीं, उन दिनों जब मैं काफ़ी हताश और निराश थी तो उसने आगे बढ़कर सहारा दिया था। फिर कैसे हम दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन गए पता ही नहीं चला। अब वह छुट्टियों में मेरे घर कभी कभी आने लगा था। बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ और मिठाइयाँ लेकर आता। वह बच्चों के साथ घुल मिल गया था। बच्चे भी उसे अंकल अंकल करने लगे थे। जब पेट की भूख शांत हुई तो तन की भूख मुझे सताने लगी। पति के साथ झगड़े के कारण असंतुष्ट ही रही। उसका भरपूर प्यार मिला नहीं। आखिर कब तक अकेली रहती। ऐसे में राघव का साथ मिला। वह भी अपनी पत्नी से दूर रहता है। वह इतना भी नहीं कमा पाता है कि 1000 किलोमीटर दूर अपनी पत्नी के पास जल्दी जल्दी जा सके। शायद हम दोनों की तन्हाइयाँ एक दूसरे को पास ले आई थी। जब कल शाम को बाजार से लौट रही थी तो पड़ोस की कांताबाई मिल गई थी। वह मेरी विपत्तियों में अतरंग सहेली बन चुकी थी। उसी ने मुझे शुरू में झाड़ू पोछे का काम दिलाया था। मेरा हालचाल जानने के बाद वह पूछने लगी थी, राघव इन दिनों तुम्हारे घर ज़्यादा ही आ रहा है। कांता, तुम तो जानती हो वह बच्चों के पास आ जाता है, इसलिए मैं मना नहीं कर पाती हूँ। मैंने सफाई देने की कोशिश की थी। मंजू, मैं तुमको बहुत पहले से जानती हूँ। मोहल्ले वाले तुम दोनों के बारे में तरह तरह के किस्से कहानियाँ गढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे मन में उसके प्रति कुछ है तो तुम जल्दी से कोई निर्णय ले लो।
तुम अकेले कब तक रहोगी? उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी। अरे कांता, तुम भी मुझे नहीं समझ पाई। मैं अब 2 बेटियों की माँ हूँ। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये मोहल्ले वालों का क्या है, उन्हें तो बस मनोरंजन होना चाहिए। उनको किसी के दुख सुख से क्या मतलब। वह मेरे साथ स्कूल में काम करता है, बच्चों से ज़्यादा हिल मिल गया है। बच्चों के बीमार होने पर उसने कई बार मेरी मदद की है। बस उससे अपनात्व हो गया है। लेकिन लोगों का क्या है, वे तो गलत निगाह से देखेंगे ही ना। उसके भी अपने बच्चे हैं। इस बार लॉकडाउन होने के कारण वह अपने घर नहीं जा सका है। वह अकेला रहता है, इसलिए कभी कभी खाने के लिए उसे बुला लेती हूँ। वह जरा बनावटी गुस्से में बोली थी। मैं जानती थी कि तू कभी ऐसा नहीं करेगी, कांता संतुष्ट होते हुए बोली। कांता, मैं विवाह बंधन को अच्छी तरह से झेल चुकी हूँ। विवाह के बाद कितना सुख मिला वह भी तुझे मालूम है। सो इस जन्म में तो विवाह करने से रही। यह सब कहते हुए मंजू की आंखों में आंसू तैरने लगे थे। कुछ रुक कर उसने फिर बोलना शुरू किया। रही बात मोहल्ले वालों की, जिस दिन मैं अपने पति से पिटी जाती थी उस दिन भी ये लोग मज़ा लेते थे, लेकिन कभी भी मेरे दुखती रग पर मरहम लगाने नहीं आते थे। हाँ, वे नमक छिड़कने जरूर आते थे। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती। मुझे जो मर्जी है वही करूँगी। मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती। इस बार मंजू गुस्से से उबलने लगी थी। कांता ने गहरी सांस ली और उसे समझाने लगी। मंजू, मैं जानती हूँ, लेकिन समाज में रहना है तो लोगों पर ध्यान देना ही पड़ता है। लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बच्चों पर तो पड़ सकता है ना। आज मैं सोच रही थी, जैसे ही राघव मेरे पास आएगा मैं उसे मना करूँगी कि अब तुम रोज़ रोज़ मत आया करो। मोहल्ले वाले किससे कहानियाँ गढ़ने लगे हैं। अब बच्चे भी बड़े होने लगे हैं, उन पर बुरा असर पड़ेगा। मैं यह भी सोच रही थी कि कैसे राघव को मना करूँगी। मुझे भी लग रहा है कि लोगों से बचने के लिए उसे आने से मना करना ही उचित होगा। अभी इसी उधेड़ बुन में थी कि किसी के आने की आहट मिली। सामने राघव खड़ा मुस्कुरा रहा था। आते ही मुझे बाहों में भर लिया था उसने। ना चाहते हुए भी मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसके आलिंगन में खिंचती चली गई। उसने मेरे होठों पर चुंबन जड़ दिया और मैं कुछ क्षणों के लिए सुख के सागर डूबती चली गई। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।